हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर और आप सभी स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहां पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, इसके अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम आप लोगों को अवेल कराते हैं। तो यदि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 हम आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज अवेल कराते हैं, और यदि हिंदी मीडियम के चाहिए सो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 हम आप लोगों को हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम का चैनल है, वहां जाकर आप चेक कर लो और उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। और इसके अलावा यदि मैं ई बुक्स और ई नोट्स के बारे में आपको बताऊं, तो हम आपको अवेल कराते हैं ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी, जिसको आप अवेल करके आप अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, वहां एक लिंक मिलेगी, उसको आप क्लिक करोगे, देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके भी अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो, राइट। तो जरूर से आप अवेल कर सकते हैं। और यदि इसके अलावा मैं चैनल की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है, और इसके लिए कोई भी चार्जेस, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी फीस आप लोगों से नहीं चार्ज करता। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं, और यही हमारे चैनल की खासियत है। ओके, तो बस इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह घर बैठे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें, और आराम से घर बैठे बैठे अपने हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप ले सकें, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बस, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और उसी के साथ आइए फिर आज के सेशन की हम बढ़िया तरीके से शुरुआत करते हैं भैया, क्योंकि आज कुछ अलग हटके लेकर आई हूँ। रेशो 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 पढ़ पढ़ के हम थोड़े से बोर हो गए थे, है ना। अब आ गए हैं हम थोड़े से सवालों की तरफ, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आज अपन अपने माइंड को रिफ्रेश करेंगे, है ना। देखो, माइंड को रिफ्रेश करना है तो छुट्टी वुट्टी पे जाने की जरूरत नहीं। आप सोचो कि मैम क्लास ही नहीं हो और अपन छुट्टी पे चले जाए, नहीं। माइंड फ्रेश करना है तो आप क्वेश्चंस की जगह दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करो। एक क्वेश्चन से बोर हो गए तो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करो, ठीक है, क्योंकि 12th बोर्ड है भैया, ऐसे ही करके एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। चलो, तो अपन को क्या करना है, अकाउंटिंग रेशो जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, आज हम इसके असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और आपको इनकी काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल नए नए टाइप्स के ही हैं हमारे, ठीक है। तो बेटा देखो, हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशो चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है बढ़िया तरीके से। इस चैप्टर में टोटल 18 रेशोज थे, जिनको हमने हर एक रेशो को बहुत डिटेल में पढ़ा भी है, और उनसे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। टोटल 112 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर आपने उतने क्वेश्चन भी ईमानदारी से एक एक सवाल यदि मेरे साथ सॉल्व करा है, देन मोर देन इनफ है, बहुत पर्याप्त है आपके लिए इतना, ठीक है। चलिए, हाँ, वैसे तो पढ़ाई और प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम है ना, इनफ नहीं है, बट फिर भी काम चलाओ हुए, मतलब काम चलाओ इन द सेंस कि अगर आपके पास समय नहीं है, इतने ही क्वेश्चन है तो ठीक है, लेकिन यदि समय है तो आप करो भैया। 112 की जगह मैं तो कह रही हूँ 200, 300, 400 प्रश्न भी करो तो भी कम ही लगेंगे, क्योंकि पढ़ाई और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करी जाती है उतना ज्यादा हमें ही हेल्प होता है, उतना ज्यादा हमारे अंदर ही चीजें डेवलप होती हैं, ठीक है। चलो तो भैया अभी सेशन चालू कर लें अपन। तो जैसा कि आपने देख ही लिया है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया, हर एक रेशो को कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बहुत सारे कंप्लीट कर लिए। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लगा रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर करेंगे, सवाल यहाँ रहेंगे, आंसर्स आपके कमेंट्स बॉक्स में रहेंगे, ठीक है। तो आइए लेट्स बिगिन द सेशन, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, पहला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, तो आइए रीड करेंगे स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 सेम असर्शन दिया है, रीजन दिया है, ध्यान से पढ़ते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताना। तो देखो बेटा, असर्शन कह रहा है अकाउंटिंग रेशियो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू related items of accounting data।
तो बेसिकली आपको एक अकाउंटिंग रेशो की थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप दी है कि अकाउंटिंग रेशो एक एक्सप्रेशन है, वो भी कैसा, अर्थमेटिकल, जिसमें मैथमेटिकल रिलेशन आपको दिखता है, और वो भी किसी भी दो रिलेटेड आइटम्स में, जैसे कि करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी में, लिक्विड एसेट करेंट लाइबिलिटी, तो ये रिलेटेड आइटम्स है, ठीक है। तो रिलेटेड आइटम्स में वो भी अकाउंटिंग डेटा का, दैट इज वाई वो अकाउंटिंग रेशो है, क्योंकि अकाउंटिंग डेटा का ले रहे हैं तो वो अकाउंटिंग रेशो है। इकोनॉमिक डेटा का लेते तो वो इकोनॉमिक रेशो हो जाता, बिजनेस का डेटा लेते तो वो बिजनेस का रेशो बन जाता, तो अकाउंटिंग का डेटा है, दैट इज वाई वो अकाउंटिंग रेशो कहलाता है। नाउ यू टेल मी इज इट ट्रू और नॉट। और बाकी आगे देखो, दूसरा दिया है रीजन बिकॉज रेशो इज एन एनालिटिकल टूल ऑफ डेटा। तो रेशो क्या है, डेटा को एनालाइज करने का एक टूल है, ये जो लिखा है ना एनालिटिकल टूल ऑफ डेटा, मतलब रेशो डेटा को एनालाइज करने का एक टूल है, एक टेक्निक है। When ratio analysis is applied on accounting data, और जब आप रेशो एनालाइज कर रहे हो, रेशो एनालाइज मतलब रेशो की हेल्प से डेटा को एनालाइज करना, तो जब आप ये रेशो एनालाइज कर रहे हो किसी भी अकाउंटिंग डेटा पर, किसी भी अकाउंटिंग डेटा पर, तो ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग रेशो। मतलब वही रेशो का एनालिसिस यदि किसी अकाउंटिंग डेटा पे करोगे तो वो अकाउंटिंग रेशो कहलाने लगेगा। चलो बताओ, बहुत ही वैसे तो पॉजिटिव ही स्टेटमेंट है ना। बाकी अब आप मुझे अपने विचार कमेंट्स में बता दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है इसमें कुछ भी गलत लिखा हो, क्योंकि दिस इज ओनली द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशोज एंड रेशो एनालिसिस, यही तो होता है। तो यदि इसका अब हम रीजन भी देखें तो बेटा इसमें रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग रेशो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम दो रिलेटेड आइटम्स के बीच में चीजें देखते हैं, वो भी अकाउंटिंग डेटा का है ना। दो रिलेटेड आइटम्स अकाउंटिंग डेटा के हम चीजें देखते हैं। क्यों देखते हैं भैया, क्या कारण है, क्योंकि भैया इसीलिए बिकॉज रेशो एक एनालिटिकल टूल है जिससे हम डेटा एनालाइज करते हैं, और जब हम यही रेशो एनालाइज कर रहे हैं किसी भी अकाउंटिंग डेटा पर तो ये कहलाता है अकाउंटिंग रेशो। तो बिल्कुल सही बोला है, जो बात यहाँ लिखी है उसको यहाँ पे परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन करा गया है, कुछ अलग नहीं बोला है। इसी का सेम आप देखो ना, जो बात यहाँ बोली है ना कि एक अर्थमेटिकल टूल है, दो रिलेटेड डेटा पर अकाउंटिंग डेटा से रिलेटेड चीज बता रहे हैं, दैट इज वाई अकाउंटिंग रेशो है। और उसका कारण भी दिया है कि हम एनालाइज कर रहे हैं डेटा को, और यदि वो डेटा अकाउंट से रिलेटेड है, वो डेटा अकाउंटिंग डेटा है, तो वो अकाउंटिंग रेशो कहलाता है। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, दोनों एकदम ट्रू है, फॉल्स कोई सा नहीं है, दोनों ट्रू है। एज वेल एज एक दूसरे को एक्सप्लेन, मतलब ये जो लिखा है उसका रीजन यहाँ परफेक्ट दिया हुआ है, तो मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। भाई मेरे हिसाब से तो बी ऑप्शन होना चाहिए। नाउ यू टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, बताइए कौन सा आपके हिसाब से सही ऑप्शन होना चाहिए। बी लग रहा है क्योंकि दोनों ही तो पॉजिटिव हैं और दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। दैट मीन्स यदि हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, बताइए समझ में आ गया। दूसरे सवाल पर आए, चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा असर्शन और रीजन, अगेन आपको दिया हुआ है, चलो हम पहले इसको रीड करते हैं। असर्शन है और रीजन है। देखो असर्शन कह रहा है अ रेशो रिफ्लेक्ट्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिजल्ट्स। तो भाई क्या रेशो जो है वो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दिखाता है किसी भी चीज के रिजल्ट का, किसी का भी रिजल्ट जिसका क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं कि ये बेटर है एफिशिएंट है, नहीं ऐसे नहीं, क्वांटिटी में कि ये 50% है, ये 5/2 रेशो है। तो लाइकवाइज रेशो जो है वो किसी भी चीज का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट शो करता है। क्यों करता है, वाई, क्योंकि रेशो एनालिसिस स्टेबलाइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, दैट इज बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और भी चीजें, तो इन सब से रिलेटेड, इन सब के अंदर जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन या रिलेटेड आइटम्स होते हैं, उन रिलेटेड आइटम्स में जब आप रिलेशनशिप को एनालाइज करते हो तो वो रेशो एनालाइज कहलाता है। बताओ क्या लग रहा है अब आपको इसके बारे में, बताइए जल्दी से मुझे बताइए क्या लगा है। देखो मुझे स्टेटमेंट तो दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो लिखा नहीं है। अगर हम फिर से ध्यान से पढ़ें इसको और रीजन यदि मैच करने की कोशिश करें तो ये कह रहा है एक रेशो है जो किसी भी चीज के रिजल्ट का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दिखाता है ना। अब क्यों दिखाता है, क्योंकि अगर हम बिकॉज लगाएं यहाँ पे, क्यों दिखाता है ये क्वांटिटेटिव रिजल्ट किसी भी चीज का, क्योंकि रेशो एनालाइज जब हम करते हैं तो ये रिलेशन बताता है दो रिलेटेड आइटम्स का जो कि
फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिया गया है, इसीलिए यही कारण है कि रेशो आपका एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट शो करता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कोई भी रिलेटेड आइटम्स के बारे में जब आप रिलेशन दिखाते हो तो उसको हम बोलते हैं रेशो एनालाइज करना, राइट। तो जो चीज यहाँ लिखी है ना कि रेशो आपको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दिखाता है, क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप बताता है दो रिलेटेड आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है ना। तो दोनों सही है और एक दूसरे का रिलेशन भी बता रहे हैं, मतलब रीजन भी बता रहे हैं। तो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ओके, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? पक्का? तो अपन आगे बढ़े, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाए, चलिए आइए क्वेश्चन थर्ड पर मूव करेंगे। ये रहा अगेन एक assertion और एक रीजन। तो देखो इसको पहले रीड करते हैं, assertion क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है। तो देखो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म इज असर्टेन फ्रॉम लिक्विडिटी रेशो। अच्छा, यदि आपको देखना है एक फर्म की, एक बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की, ये लंबे टाइम में इसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, तो क्या आप लिक्विडिटी रेशो से बताओगे। दूसरा कह रहा है कारण इसका कि लिक्विडिटी रेशो मतलब दैट इज करेंट रेशो और क्विक रेशो हेल्प इन असेसिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इसका कारण दिया है, क्योंकि यदि हम यहाँ पे देखें बिकॉज लगा के, यदि आप यहाँ पे बिकॉज लगा के देखोगे तो ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एक फर्म की असर्टेन होती है उसके लिक्विडिटी रेशो से, क्योंकि लिक्विडिटी रेशो जो कि करेंट रेशो और क्विक रेशो होता है, जिसके अंदर लिक्विड रेशो के अंदर ये दो रेशो आते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में। बताइए क्या हम लिक्विडिटी रेशो से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं? बताइए जरा, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? तो बेटा जी ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तो बेटा आपको सॉल्वेंसी रेशो बताएगा, नॉट लिक्विडिटी रेशो। कौन बताएगा? सॉल्वेंसी रेशो बताएगा। लिक्विडिटी रेशो तो खुद अपने आप में शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है, नॉट लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी तो जो लिखा है ना ये करेंट रेशो, तो भाई साहब करेंट रेशो का खुद मतलब ही है शॉर्ट। करेंट मतलब क्या, 2-4 महीने की चीज है या 1 साल के अंदर अंदर की चीज है। तो जो करेंट रेशो है मतलब जो खुद ही 1 साल के अंदर अंदर का है, वो कहां से आपको लॉन्ग टर्म चीजें बताएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बताएगा। ऑन द अदर हैंड जो क्विक रेशो या जो लिक्विड रेशो है वो तो और शॉर्ट टर्म का होता है, वो तो 3-4 महीने की पोजीशन बताता है। करेंट रेशो 1 साल की पोजीशन बताएगा बिजनेस की, क्विक या लिक्विड रेशो बिजनेस की 2-4 महीने की पोजीशन बताएगा। तो भाई साहब ये जो लिक्विड रेशो हुआ ना, ये शॉर्ट टर्म पोजीशन बता रहा है, राइट। क्या बता रहा है? शॉर्ट टर्म बिजनेस की पोजीशन बता रहा है, ना कि लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म की कौन बताता है? सॉल्वेंसी रेशो, ठीक है। तो यहाँ बात जो है वो उल्टी लिखी हुई है, उल्टी मतलब बिल्कुल गलत, कि लॉन्ग टर्म जो है फाइनेंशियल पोजीशन वो लिक्विडिटी नहीं बाबा, लिक्विडिटी रेशो आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या मतलब मैं कह सकती हूँ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अब ये गलत तो भाई ये भी गलत, क्योंकि ये भी तो वही बोल रहे हैं, तो भाई साहब दोनों ही गलत है, ठीक है। दोनों ही गलत है क्योंकि दोनों में लिखा है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि नहीं बताता। तो मतलब दोनों गलत है। कहा दिया है? लास्ट वाले में दिया है बोथ assertion एंड रीजन आर नॉट करेक्ट। दोनों ही आपके सही नहीं है, दोनों ही आपके बिल्कुल गलत दिए हुए हैं। क्लियर? समझ में आया? तो ये अपना जो थर्ड वाला है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? बढ़िया तरीके से। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। चलो ये 4th वाला दिया है आपको, डेथ से रिलेटेड दिया है। तो देखो हम इसको रीड करते हैं पहले। assertion है और रीजन है। assertion कह रहा है डेट मीन्स लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। और यहां दिया है कि डेट इंक्लूड्स बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो भाई साहब एक कह रहा है कि जो डेट होते हैं वो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। डेट मतलब लॉन्ग टर्म बाहर की जो लाइबिलिटी है, डेट का मतलब ही ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म की बाहर की लाइबिलिटी है। रीजन कह रहा है कि डेट में शामिल होते हैं आपके बोथ, दोनों लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटी, के वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, दोनों ही आपकी लाइबिलिटी शामिल होंगी। और यदि वो एक्सटर्नल होगी तो बताओ फिर कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही कह रहा है। तो देखो भाई सबसे पहली बात कि जो डेथ होता है ना, आपका जो डेट होता है, इसका मतलब ही है कि बाहर से जो लाइबिलिटी ली है, जैसे कि डिबेंचर्स, बोरोइंग आपने जो करी है, प्रोविजन जो आपके हो गई,
बॉन्ड्स आपने इशू करे, ये सारी चीजें, ये सब आपके लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल है और बाहर के लोगों से ये पैसा लिया, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन लिया है आपने, एडवांस लिया है, डिबेंचर्स इशू किए हैं या फिर आपने बॉन्ड्स इशू करी है, तो ये सारी आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। तो दीज आर ओनली कॉल्ड एज योर डेट, ठीक है। और ये केवल डेट कैसा होना चाहिए भाई, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। यदि वो शॉर्ट टर्म है तो वो डेट नहीं है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि डेट इंक्लूड्स बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल, नहीं भैया, डेट में केवल लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं होता। क्लियर, समझ में आया। तो इस वजह से पहला तो सही है पर दूसरा गलत हो गया। पहला सही कह रहा है डेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लेकिन डेट के अंदर सिर्फ आपके लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लायबिलिटीज आती है, शॉर्ट टर्म नहीं आती। तो इस हिसाब से देखें तो मैंने क्या बोला, पहला सही है दूसरा गलत है। कहाँ दिया है, ओनली एजर्शन इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी ये वाला होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल एजर्शन सही है, रीजन गलत है। समझ आ गया पक्का। तो जल्दी से पहले लाइक और शेयर करो, फटाफट से लाइक शेयर करो, फिर हम अगले सवाल पर आएंगे। जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, कर दिया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, इसको जल्दी से रीड करो फटाफट से, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स अपन इसको रीड कर लें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को, ठीक है। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार हम चेक कर लेते हैं। एजर्शन है एंड रीजन है। तो देखो यदि हम एजर्शन की बात देखें तो एजर्शन में लिखा है टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो शोज दी फाइनेंसिंग ऑफ एसेट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो भाई साहब ये रेशियो हमने निकाला है, टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो, ठीक है। ये जो रेशियो है क्या आपको रिलेशनशिप बताता है किन चीजों के बीच में, जो आपने अपने एसेट्स को फाइनेंस किए हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से यदि आपने किसी एसेट को परचेज करा है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से यदि आपने किसी एसेट्स को लिया है, तो ये चीज आपको क्या टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेट या टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो बताता है, ठीक है। पहली लाइन बोलिए। और यदि रीजन पढ़े तो वो कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द रेशियो इज, अच्छा, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेशियो इज टोटल एसेट अपॉन डेट, does it show long term funds invested in the asset of the enterprise। तो बेसिकली ये रेशियो जो लिखा है ना इन्होंने, टोटल डेट टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो, टोटल एसेट टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो, इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे रीजन में कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल एसेट टू डेट। डज इट शो, ये क्या शो करता है आपको, लॉन्ग टर्म फंड्स जो आपने लिए हैं लंबे टाइम के लिए, जो आपने बोरोइंग करी है ना, जैसे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बोरोइंग्स, ये सारी चीजें, तो वो जो लॉन्ग टर्म फंड है आपने उसे जो इन्वेस्ट करा है एसेट्स में किसी भी एंटरप्राइज के, बताइए क्या हमने, देखो ये रेशो हमने पढ़ा है, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको और उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन में बोला गया है, एक रेशो है, क्या वो आपको यही शो करता है फाइनेंसिंग ऑफ एसेट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और साथ ही में इसका फॉर्मूला दिया है और इसका एक छोटा सा मीनिंग और दिया है। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं, जिस भी पर्टिकुलर रेशो के बारे में बोली, बातें सही है, रीजन है कि नहीं है, जल्दी से आइडेंटिफाई करिए, फटाफट से आइडेंटिफाई करके बताओ क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए, बताइए स्टूडेंट्स। तो गाइज हम लोगों ने, देखो आप लोगों को शायद ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि टोटल एसेट टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो हमने नहीं पढ़ा, ऐसा लग रहा होगा, पर पढ़ा है ये, भले लॉन्ग टर्म नहीं, हमने ऐसा पढ़ा है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो पढ़ा है। बात वही है, डेट मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, ठीक है। डेट मतलब आपके लॉन्ग टर्म डेट्स या आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज ही होती हैं। तो यहाँ जो लिखा है ना टोटल एसेट टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो, इसका मतलब टोटल एसेट टू डेट रेशियो है ना। तो आप लोगों को भी पता होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा है इसको, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, और इसका फॉर्मूला, यदि चलो फॉर्मूला बाद में, पहले ये लाइन देखते हैं कि जो टोटल एसेट टू डेट रेशियो ये आपको शो करता है कि आपने अपने एसेट्स को अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से कितना फाइनेंस किया है, मतलब आपने जो एसेट्स खरीदे हैं जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड बिल्डिंग, ये सारी चीजें जो आपने परचेज करी है, दैट इज योर एसेट, इनको खरीदने के लिए आपने जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो कितनी खर्च करी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब आप बैंक से लंबे टाइम का लोन लेकर आए, उसको आपने एसेट्स को खरीदने के लिए कितना खर्च किया, कितना इन्वेस्ट करा। ऑन द अदर हैंड डिबेंचर्स इशू करे, तो जितने भी आपके लॉन्ग टर्म डेट है उन सबको लेकर के आपने उनको एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करा, ये रिलेशन आपको कौन बताता है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जो बिल्कुल सही है। इसीलिए हम ये रेशो को कैलकुलेट करते हैं, सो दैट हम ये जान सके कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं उनको हमने परचेज करा है अपने लॉन्ग टर्म डेट से कितने प्रोपोर्शन में, कितना रेशो। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, इसके लिए हम क्या लेते हैं, टोटल एसेट्स
अपॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग या फिर आपके डेट्स। क्लियर, तो यही इसका फॉर्मूला होता है। तो गाइज इसका यदि रीजन देखें हम, तो यहाँ पे यदि बिकॉज लगाओगे आप, तो ऐसा क्यों होता है कि हम इस रेशो में ये चेक करते हैं, तो क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है ना ऐसा, इसका फॉर्मूला ही होता है टोटल असेट अपॉन डेट। मतलब इसका फॉर्मूला ये कहता है कि आप इसमें क्या चेक करोगे, कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसमें उसने कितना इन्वेस्ट करा है फिक्स एसेट में। इसीलिए यही इसका कारण है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में हम टोटल एसेट अपॉन डेट लेते हैं। और रीजन भी दिया है इसका, इसीलिए ये हमको क्या शो कर रहा है, लॉन्ग टर्म फंड जो हमने इन्वेस्ट करा है कंपनी के एसेट्स को परचेज करने के लिए। दिस इज ओनली द रीजन विच वी वांट, यही इसका कारण है। तो बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम 100% ट्रू है। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि रीजन कैसे बनेगा। टोटल एसेट टू डेट रेशो को हम कैलकुलेट करते हैं और इससे ये शो करते हैं कि हमने अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग से अपने एसेट्स को कितना फाइनेंस किया। क्यों करते हैं ऐसा, कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इसका फॉर्मूला कहता है कि जो टोटल एसेट्स अपॉन डेट हम लेते हैं उससे हमको ये पता लग जाता है कि हमने हमारे लॉन्ग टर्म फंड से कितने एसेट्स पर, अपने लॉन्ग टर्म फंड्स को अपने एसेट्स पर कितना इन्वेस्ट करा है। Clear, so this is only the reason, that means both are true and reason is the correct explanation of assertion। तो ये I think second में दिया है, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। so guys मेरे हिसाब से तो B होना चाहिए। What do you think? I think आप लोगों को भी यही लग रहा होगा क्योंकि दोनों बातें सही हैं। That means आपका जो B ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। Is it clear, right? तो आपका जो ऑप्शन नंबर B है that will be your correct option। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो आप इसी बात पे लाइक और शेयर करो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए। डन, आगे बढ़ा जाए। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। आ जाइए 6th वाले क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन ये रहा, अगेन एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है। देख लो भाई कौन क्या कह रहा है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। तो देखिए यदि हम असर्शन पढ़ते हैं तो असर्शन कह रहा है कि प्रोप्राइटरी रेशो शो दी प्रोप्राइटर्स फंड इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स। तो अब ये जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, ये रेशो के मीनिंग पे पूछ रहे हैं, रेशो के फॉर्मूले पे पूछ रहे हैं, और उस रेशो को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, उस रेशो से हम किन दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, उसके बारे में अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे पहले वाला भी वही था, ये वाला भी यही है कि जो प्रोप्राइटरी रेशो है इसको कैलकुलेट करके हम क्या शो करते हैं कि जो हमारा प्रोप्राइटर का फंड है, मतलब जो शेयर होल्डर का पैसा है, वो आपने कितना इन्वेस्ट करा है आपके टोटल एसेट्स में, मतलब आपके बिजनेस में जितने भी टोटल एसेट्स हैं वो आपके शेयर होल्डर फंड से कितने आए हुए हैं, मतलब शेयर होल्डर फंड को आपने इन्वेस्ट करके कितने एसेट्स लिए हैं, ये आपको प्रोप्राइटरी रेशो शो करता है। आप मुझे बताइए सही है या गलत है। देन रीजन इसका दिया है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, वाई, व्हाट इज द रीजन, इसका कारण क्या है, क्योंकि द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेशो इज, तो इस रेशो को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, प्रोप्राइटर्स फंड या प्रोप्राइटर्स एसेट, प्रोप्राइटर्स एसेट अपॉन टोटल एसेट, ये इसका फॉर्मूला है कि प्रोप्राइटर्स एसेट अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, डज इट शो इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोप्राइटर फंड इन टोटल एसेट्स। तो बेसिकली ये जो रेशो है ये आपको क्या शो करता है कि जो प्रोप्राइटर्स का फंड है वो आपने अपने बिजनेस के टोटल एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करा है। बताइए, देखो इन दोनों में ना बस एक छोटा सा ही डिफरेंस है, एक तो टोटल एसेट टू डेट रेशो में और एक आपका प्रोप्राइटरी रेशो में, एक छोटा सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पर इसमें हम देखते हैं कि जितने भी बिजनेस के एसेट है, सपोज करिए कि ये पूरे बिजनेस के एसेट्स हैं, ये पूरे बिजनेस के एसेट हैं, ठीक है। अब जो टोटल एसेट टू डेट रेशोस में ये बताते हैं कि पूरे एसेट में से कितने एसेट को हमने डेट के अमाउंट से खरीदा है और कितने एसेट को हमने प्रोप्राइटर की कैपिटल से, जिसको हम कह सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों रेशो का काम क्या है कि जो टोटल एसेट टू डेट रेशो है ये शो करता है कि पूरे एसेट्स को जो आपने खरीदे हैं, पूरे एसेट जो बिजनेस के हैं उनमें से डेट के जो अमाउंट है, डेट का भी एक अमाउंट होता है और शेयर कैपिटल, शेयर फंड का भी एक अमाउंट होता है। तो पूरे एसेट्स में से जो हमने एसेट हमारे बिजनेस के हैं उनमें से डेट के अमाउंट से कितने एसेट्स हैं हमारे पास और शेयर होल्डर फंड से कितने एसेट्स आए हैं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अमाउंट जो है इसको हम अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेटा ये जो आपका डेट टोटल
एसेट टू डेट रेशो है, ये बताता है कि पूरे एसेट को आपने डेट से कितना फाइनेंस किया, मतलब अपने डेट के अमाउंट को इन्वेस्ट कर कर आपने कितने एसेट लिए। ऑन द अदर हैंड आपने अपने शेयर होल्डर फंड को इन्वेस्ट करके कितने एसेट लिए हैं। ये दोनों चीजें आपको ये दो अलग अलग रेशो बताते हैं। ये बताएगा कि टोटल एसेट में डेट का प्रोपोर्शन कितना है, डेट के पैसे से, डेट के अमाउंट से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग करके, बैंक से लोन लेके, डिबेंचर से पैसा लेकर, डिबेंचर होल्डर से पैसा लेकर आपने एसेट कितने खरीदे हैं। तो आपने बोला डेट के पैसों से हमने इतने एसेट खरीदे हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोप्राइटर से पैसा लेकर आपने कितने एसेट्स लिए हैं, वो आपको ये इस तरीके से पता लग जाएगा कि पूरे एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड से आपने कितने एसेट लिए हैं। क्लियर हो गया, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस था ये, ठीक है। चलिए, तो अब हम रीजन को रीड कर रहे थे, तो अब आप मुझे बताइए क्या प्रोप्राइटरी रेशो को हम प्रोप्राइटर फंड और टोटल एसेट के बीच रिलेशन देखने के लिए कैलकुलेट करते हैं, और क्या इसका फॉर्मूला प्रोप्राइटर एसेट टू टोटल अपॉन टोटल एसेट होता है, और क्या ये शो करता है कि आपने प्रोप्राइटर का फंड कितना इन्वेस्ट करा है टोटल एसेट में। चलिए बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। ऑप्शन आपको दिए हैं चारों, बताइए जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। फटाफट से स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ओके, सो देख लें हम लोग। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो है ना पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है कि प्रोप्राइटरी रेशो एक ऐसा रेशो होता है बेसिकली जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोप्राइटर के साइड से जो पैसा आया है, प्रोप्राइटर का जो फंड है उसको हमने अपने टोटल एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करा है ये हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इवन यदि हम इसका रीजन लगा के देखें, बिकॉज लगा के देखें, तो बिल्कुल सही दिया है। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्यों हम प्रोप्राइटरी रेशो में प्रोप्राइटरी फंड और प्रोप्राइटर फंड और टोटल एसेट में रिलेशन देखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, प्रोप्राइटरी एसेट डिवाइड बाय टोटल एसेट। मतलब प्रोप्राइटर का जो फंड है उसमें हम डिवाइड क्या करते हैं, टोटल एसेट को डिवाइड करते हैं। इसीलिए यही कारण है कि ये आपको क्या बताता है कि जो पैसा, जो प्रोप्राइटर का फंड आपने इन्वेस्ट करा है आपके टोटल एसेट्स में, यही शो करता है। दैट मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका रीजन भी बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल करेक्ट देके रखा है। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो गाइज ये दोनों आपके सही हो जाएंगे और आपका जो रीजन है इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर, समझ में आया सभी को, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं और एक दूसरे का रीजन भी बता रहे हैं, क्योंकि प्रोप्राइटरी फंड से ही हम प्रोप्राइटर फंड और टोटल एसेट में रिलेशन देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही कहता है प्रोप्राइटर एसेट या प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट, और इससे हम प्रोप्राइटर के फंड को एसेट्स में हमने कितना इन्वेस्ट किया ये हम शो करते हैं। दैट इज वाई कौन सा होगा, बी वाला होगा, राइट। यस, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। एनी डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन 7, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग चीजों से रिलेटेड है। चलिए, फॉर्मूला है, आराम से आप लोग रीड कर लो, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं साइड हो जाती हूँ। आप आराम से रीड कर लो, आराम से देख लो और फिर मुझे करेक्ट आंसर बताओ। फटाफट देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, ध्यान से सॉल्व करना। चलो, तो एक बार मैं इसको देख लेती हूँ क्या कह रहा है। assertion है और एक रीजन है, ठीक है। तो चलो अपन इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, assertion कह रहा है कि ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, हमने पढ़ा है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर एक रेशो पता है उसको 100 से माइनस करोगे तो दूसरा रेशो अपने आप निकल जाएगा। ये हमने सीखा था, मैंने आपको बताया था। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या बराबर होते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के। ये आप मुझे बताओ। अब रीजन कह रहा है क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट व्हेन डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो मतलब जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स में से यदि ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दोगे, रेवेन्यू में से यदि ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दोगे, तो क्या आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। विल यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय डिडक्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जल्दी बताइए। और रीजन दिया है 10, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यदि आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऐड कर रहे हो तो आपको पूरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाता है। चलिए बताइए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सवाल है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, समझ लो आप।
और मुझे इसका आंसर बता दो, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। इसको हम बहुत अच्छे से और डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला वाला तो आप मुझे बताओ क्या ये सही है? डू यू थिंक दैट इट इज करेक्ट? जल्दी से बताओ मुझे, क्या लग रहा है आपको, ये सही है कि गलत है? तो गाइस आप लोगों ने और हमने मिलकर एक चीज सीखी थी, क्या सीखी थी? कि ऑपरेटिंग रेशो में यदि आप क्या ऐड करोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, दैट इज ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो बेटा आपको क्या मिलता है? 100 मिलता है, 100% मिलता है। ये दोनों 100 होते हैं। यदि ये 20% है तो 10 में से 20 हटा दोगे तो ये 80% निकल कर आ जाएगा। यदि ये 40% है, 100 में से 40 हटा दोगे तो ये 60% आ जाएगा। सो इन दोनों का अगर आप एडिशन कर रहे हो तो वो 100 आता है, दोनों का एडिशन 100 होता है, बिकॉज दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पर ये कह रहा है कि यदि दोनों को ऐड कर रहे हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैंने भी आपको नहीं पढ़ाया, आपने भी कहीं नहीं पढ़ा होगा, तो ये पहला गलत है। पर यदि हम दूसरा देखें, दूसरा स्टेटमेंट यदि देखें तो ये कह रहा है कि यदि ऑपरेटिंग कॉस्ट में से नहीं रेवेन्यू में से यदि ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस किया जाता है, रेवेन्यू मतलब नेट सेल्स, यदि आप नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब सिंपल सी बात है यार, जितने में बेचा आपने उतने में से आप अपनी कीमत, अपनी लागत, जितने में आपने बेचा है नेट सेल्स में से यदि आप अपनी लागत मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट को हटा दोगे तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप जानते हो ना यार, प्रॉफिट निकालना है तो जितने में आपने सेल करा उसमें से आप अपनी लागत हटा दो तो वो जो एक्स्ट्रा है दैट इज योर प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात बोली है। और इसको एक और रीजन दिया है 10, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऐड करोगे तो नेट सेल्स आ जाती है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये भी हमको पता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों को ऐड करोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली नेट सेल्स निकल कर आ जाएगी। सो दिस इज वेरी कॉमन फॉर्मूला which we have used several times by solving the questions, बहुत बार यूज करा है हमने, ठीक है। तो नेट सेल्स में से यदि कॉस्ट हटा दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट को दोनों को ऐड कर दोगे, आपने जो लागत लगाई प्लस आपने जो प्रॉफिट कमाया दोनों को ऐड करोगे तो नेट सेल्स आ जाएगी। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये दोनों बातें जो क्वेश्चन में दी थी आपको इस स्टेटमेंट में वो बिल्कुल 100% सही है, ठीक है, दोनों सही है। तो पहला गलत दूसरा सही है। कहाँ दिया है पहला गलत है? ये लास्ट में दिया ना, assertion इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, एम आई राइट? सही बोला मैंने, ठीक है। पहला तो गलत है क्योंकि इन दोनों को ऐड करते तो 100 होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जरूरी नहीं है वो नेट सेल्स ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर हाँ पहला गलत है पर दूसरा बिल्कुल सही है, राइट। कोई दिक्कत कोई समस्या? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? आगे बढ़ा जाए लेकिन उससे पहले लाइक शेयर कर दिया जाए, जल्दी से लाइक और शेयर करो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, फटाफट क्विकली लाइक और शेयर कर दीजिए, डन। आगे बढ़ते हैं, आइए फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अगेन एक एजर्शन है एक रीजन है। सो देख लो भाई, एजर्शन क्या कहता है, रीजन क्या कहता है। ऑपरेटिंग रेशो से रिलेटेड बोला गया है। तो ऑपरेटिंग रेशो बेसिकली आपको पहले तो फॉर्मूला बताओ, वैसे यहाँ दिया है क्या फॉर्मूला? नहीं भी दिया होगा तो मुझे आप फॉर्मूला बताना है इसका, ठीक है। कमेंट्स में मुझे आप ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला बताना। तो पहला स्टेटमेंट एजर्शन कह रहा है कि ऑपरेटिंग रेशो इज कैलकुलेटेड टू असर्टेन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज। तो ऑपरेटिंग रेशो को कैलकुलेट करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है, कितने इफेक्टिवली हमारा बिजनेस हम ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हम इससे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को ही कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या कारण है इसका? कारण बताइए। तो क्योंकि बिकॉज ऑपरेटिंग रेशो शो द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एब्जॉर्ब एज कॉस्ट। तो इसका कारण दिया हुआ है। अब आप मुझे बताना ये सही दिया है कि गलत दिया है, कि जो ऑपरेटिंग रेशो है वो आपको शो करता है कि कितना परसेंट आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो आपकी कॉस्ट में गया है, कितना आपने जो कमाया उसमें से कॉस्ट कितनी निकल गई है आपकी। क्योंकि देखो होता क्या है, मान लो मैं
100 रुपए लगा करके कोई चीज बना रही हूँ, और मान लो यदि मैं 150 कमा रही हूँ उस चीज से, मैंने 100 रुपए लगा के मान लो ये पेन बनाया, एक एग्जाम्पल कि 100 रुपए लगा के मैंने ये पेन बनाया और मैं इसको 150 में बेच रही हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट यदि निकालनी होगी तो मैं ये बोलूंगी कि मैंने जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कमाया दैट इज 150 रुपए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, वो जो 150 रुपए मैंने कमाया उसमें मैं ये देखूंगी कि मेरा कॉस्ट कितना है, तो 150 में 100 रुपए तो मेरी कॉस्ट है। तो यही रिलेशन आपको ऑपरेटिंग रेशियो बताता है कि आप इसमें ये चेक करते हो कि कितना परसेंटेज आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कॉस्ट में चला जाएगा, कितना परसेंट जाएगा। जैसे मैंने बोला यदि कि 150 में मैं ये पेन बेच रही हूँ और 100 मेरी कॉस्ट है, तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है इसका मतलब मेरा रेवेन्यू में से मैं ये चेक करूंगी कि मेरी कॉस्ट कितनी निकल जाएगी। तो जाहिर सी बात है 150 रेवेन्यू है तो उसमें से माइनस कर दो ये कॉस्ट, राइट, तो बचेगा मेरे पास केवल 50 रेवेन्यू एज अ प्रॉफिट। क्लियर। तो ये जो रिलेशन है आपको कौन बता रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये बता रहा है कि कितना परसेंटेज आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है एज कॉस्ट। अब ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है ये आप बता रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ द रेशियो इज लो, और यदि रेशियो लो है सो इट इज कंसिडर्ड टू बी बेटर, मतलब यदि रेशियो लो है, मतलब यदि रेशो लो मतलब कॉस्ट लो, और यदि कॉस्ट लो तो मतलब आपकी बेटर परफॉर्मेंस है। एज इट मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर लेस, इसका मतलब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम है, और हम तो चाहते हैं कि हमारी हमेशा कॉस्ट कम रहे, हम तो चाहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है ये हमेशा कम हो, तो जितना लो रहेगा उतना बेटर रहेगा। क्या ऐसा है? डू यू रियली थिंक दैट इट इज करेक्ट? जल्दी से आइडेंटिफाई करिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आप लोगों ने ये रेशोज भी पढ़े हुए हैं, तो आप आराम से मुझे बताइए क्या ये सही है या गलत है। और मैंने आपसे कमेंट्स में एक चीज और पूछी है, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला। चलो मैं भूली नहीं हुआ, सब याद है मुझे, बताओ ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने पूछा था, बताओ जल्दी से। ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला जल्दी बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग रेशो? क्या निकालते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, यही होता है, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं लिखनी है तो आप कैसे लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड क्या करते हैं, हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड करते हैं हम इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स से, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला। एक मिनट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इन दोनों की जगह आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ले सकते हो, इन दोनों की जगह, यदि इन दोनों की जगह चाहो तो डायरेक्टली ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ले सकते हो इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग रेशो होता है इसको हम कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि हम बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देख पाए। इट इज 100% ट्रू स्टेटमेंट। अब इसका रीजन देखें तो ऐसा क्यों, हम क्यों बिजनेस की एफिशिएंसी इससे चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसका कारण दिया है बिकॉज इस रेशो से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने जो रेवेन्यू कमाया उसमें से कितनी परसेंट हमारी कॉस्ट थी, हमारे रेवेन्यू में से कितनी परसेंटेज हमारी कॉस्ट निकल गई। मैंने यदि 100 रुपए कमाया तो मैंने बोला उसमें से 50% तो मेरी कॉस्ट ही थी, तो बचा सिर्फ 50% जो मेरा प्रॉफिट है। समझ आया? जैसे कि अगर मान लो, आप एक और एग्जांपल देती हूँ कि यदि मैंने बोला कि मैंने 100 रुपए कमाया है, तो मैंने बोला क्या है 100 रुपए कमाया है वो ठीक है, लेकिन ये पूरा कोई मेरा प्रॉफिट नहीं है क्योंकि 100 रुपए को कमाने के लिए मैंने अपनी जेब से 50 रुपए पहले लगाया था। पहले मैंने 50 की लागत लगाई थी, उसके बाद मुझे 100 रुपए का रेवेन्यू मिला, तो बचा कुचा मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा। तो इस रेशो से, ऑपरेटिंग रेशो से हम यही चेक करते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें हमारी कॉस्ट का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट हो गया, 50% है ना। हमने जो कमाया उसमें से जो कॉस्ट है वो हमारी कितनी है, 50% हमारी कॉस्ट है, राइट। ये हम फाइंड करते हैं, और ये रेशो यदि कम है, लो है, तो ये बेटर कहलाएगा, क्योंकि यदि कम कॉस्ट रहेगी, रेशो जितना कम आएगा,
जितना रेशो कम आएगा इसका मतलब उतनी कम आपकी रेवेन्यू में से कॉस्ट कटेगी, जितना कम रेशो उतनी कम कॉस्ट, तो ये तो बेटर है। और ये आपको क्या बताएगा कि आपके एक्सपेंसेस या आपकी कॉस्ट जो है वो कम है, राइट। तो अगर कम है तो मतलब आप इसे यही तो चेक कर रहे हो, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यही तो बता रही है कि आपका रेशो कैसा है, कितनी कॉस्ट है, कितना रेवेन्यू है, किसका कितना परसेंटेज है। तो इन सब चीज़ों से ही आप अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को चेक कर सकते हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल परफेक्ट दे के रखा है। तो सेकंड में दिया है, आई थिंक, है ना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े आप, अगले 9th क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा गया है। चलो जल्दी से आइडेंटिफाई कर लो असर्शन और रीजन रीड करके, और मुझे करेक्ट ऑप्शन कमेंट में बता दो फटाफट से। चलो तो अपन इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आप लोगों को। हायर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हायर विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो पहला आपसे क्या कह रहा है कि यदि आपका ग्रॉस प्रॉफिट हाई है तो मतलब आपका जो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट है वो भी हाई आएगा। ऐसा होता है क्या कि ग्रॉस प्रॉफिट के हाइयर आने से क्या बिजनेस या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हाइयर हो जाती है? बताइए ये सही है कि गलत। और रीजन यदि देखें तो क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इंक्लूड नॉट ओनली ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड नेट प्रॉफिट रेशो बट ऑल्सो इंक्लूड ऑल रेशो असेसिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपसे दूसरा जो रीजन दिया है वो ये कह रहा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है इसमें केवल आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं आता और ना ही केवल नेट प्रॉफिट अकेला आता है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आपने और हमने देखे टोटल 5 रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, ना कि सिर्फ हमने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ही सीखा। ये तो सीखा, इसके अलावा हमने ऑपरेटिंग रेशो भी सीखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी सीखा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो भी देखा। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंतर्गत केवल ये 2 रेशो नहीं आते बल्कि और भी बहुत सारे रेशो आते हैं जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाते हैं। तो 1-2 रेशो को निकाल के आप बिजनेस की अच्छी खासी और सही प्रॉफिटेबिलिटी नहीं जान सकते। और भी रेशोज हैं जिनको निकाल के कैलकुलेट करके ही आप सही तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की या कंपनी की बता सकते हो। ये दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? बताइए फटाफट से, मुझे जल्दी से बता दो। क्या लग रहा है? तो देखिए यदि पहला देखें तो ये बिल्कुल सही बात है कि जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी। बिल्कुल सही बात है यार। और कम ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो कम प्रॉफिटेबिलिटी है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यदि आपका ग्रॉस प्रॉफिट हाई आ रहा है इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आपकी हाई है। ट्रू है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रीजन में भी हमने देखा तो ये भी बिल्कुल सही तो कह रहा है भैया कि प्रॉफिटेबिलिटी में केवल 2 ही रेशो थोड़ी होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, बल्कि इसमें और भी रेशो होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होता है अपना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो होता है, तमाम और भी हमारे तरीके के रेशोज, मतलब ये 5 रेशो होते हैं कुल मिलाकर के। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इंक्लूड नॉट ओनली ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशो। बिल्कुल सही बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर ये 2 ही रेशो हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, सिर्फ ये दोनों नहीं है, इनके अलावा भी देखें तो बट ऑल्सो इंक्लूड ऑल रेशोज असेसिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी, बल्कि इन दोनों के अलावा ऐसे और भी रेशोज हैं जो कंपनी के या बिजनेस के प्रॉफिट को या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में केवल नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नहीं बल्कि और भी रेशोज हैं जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करते हैं। तो भाई इसमें क्या ही गलत है? बिल्कुल सही तो कह रहा है। हमने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो निकाला तो उसमें 5 रेशो निकाले, कोई सिर्फ 2 नहीं निकाले, हमने भी 5 निकाले। तो इन 2 के अलावा और भी हैं जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बता रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये 2 नहीं है। तो भाई इसमें क्या ही गलत है? ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों सही है। लेकिन 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 यहाँ पे यदि हम देखें रीजन का, तो रीजन कहीं से कहीं तक दूर दूर तक मैच ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये कह रहा है कि हायर ग्रॉस प्रॉफिट हायर प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। अब वो क्यों करता है आपने उसका यहाँ कारण तो दिया ही नहीं। आपने तो ये कह दिया है कि प्रॉफिटेबिलिटी में 2 नहीं बल्कि और भी होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आपको रीजन में ये बताना था कि हायर ग्रॉस प्रॉफिट हायर प्रॉफिटेबिलिटी को क्यों शो करता है।
वो रीजन आपने कहीं से कहीं तक नहीं बताया। दैट इज वाई आपकी बातें दोनों स्टेटमेंट की सही हैं, लेकिन रीजन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट हाई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी हाई, पर आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था ना, आपने नहीं किया, बल्कि आपने ये कह दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट में 2 नहीं 3-4 और रेशोज होते हैं, तो वो भी ठीक है, बात ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कहीं से कहीं तक नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हुआ? मेरी बात सभी को समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? बिल्कुल स्पष्ट बात लिखी है यहाँ पे कि दोनों चीजें बिल्कुल सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, पर ये जो है ना, ये इसको रीजन नहीं है इसका परफेक्ट। ये रीजन जब होता जब इसमें ये लिखा होता कि ग्रॉस प्रॉफिट क्यों हाई होने से प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो जाती है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कहाँ दिया है ये? बी में दिया है, नहीं ए। एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आ गई कहानी? तो जल्दी से लाइक और शेयर करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जल्दी से लाइक एंड शेयर करना है। डन 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 कर दिया। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन 10। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन ट्राई टू आंसर। जल्दी से एजर्शन एंड रीजन को आप लोग रीड कर लीजिए। तो देखिए, यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एजर्शन की बात करते हैं तो एजर्शन क्या कह रहा है और रीजन क्या कह रहा है, तो देखो, पर्सनल बाइस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन रेशियो एनालिसिस। तो बेसिकली ये एक लिमिटेशन दिया हुआ है कि पर्सनल बाइस मतलब खुद की, अपनी, स्वयं की, एक इंडिविजुअल की, बीइंग एन इंडिविजुअल, हम जब भी रेशो को एनालाइज करते हैं, अब जैसे मैं बैठ गई मान लो रेशो एनालाइज करने किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के, ठीक है, तो अगर मैं देखूंगी तो कहीं ना कहीं मैं उसमें अपना पर्सनल इंटेंशन शामिल करूंगी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें इंक्लूड करूंगी, मेरा जो पर्सनल मोटिव होगा एनालाइज करने के पीछे का, वो मोटिव भी मेरा पर्सनल उसमें शामिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जैसे अब ये तो मेरा काम है, जब आप किसी कंपनी का रेशो एनालाइज करोगे तो उसमें आपका पर्सनल मोटिव होगा, आपके पर्सनल डिसीजंस होंगे, आपका पर्सनल जजमेंट होगा। ठीक है, तो अगर मान लो सेम एक ही कंपनी है, मान लो अपन ने कोई रिलायंस अपन ने एक कंपनी ले ली, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं भी एनालाइज कर रही हूँ और आप भी कर रहे हो, मैं जो एनालाइज करके मैं जो जजमेंट ले रही हूँ वो मेरा पर्सनल जजमेंट है, वो मेरी पर्सनल सोच है, मैं किस हिसाब से चीजों को देख रही हूँ। और जब आप वही चीज को करने बैठोगे तो आपका अपना अलग जजमेंट जाएगा, आप अलग चीजों को देखोगे, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया होता है चीजों को देखने का और जज करने का। ठीक है, तो जब भी कोई भी रेशो को एनालाइज करेगा तो सबके पर्सनल बाइस उसमें शामिल हो जाते हैं, और इट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन, राइट। तो ये पहला कह रहा है स्टेटमेंट। दूसरा यदि देखें तो इसका रीजन दिया है बिकॉज, क्योंकि डिफरेंट पीपल में इंटरप्रिटेट द सेम रेशो इन डिफरेंट वेज विच अफेक्ट इट्स रिलायबिलिटी। बिल्कुल इतनी 100% बात सही लिखी गई है कि अलग अलग पीपल्स, अलग अलग इंडिविजुअल जो एक ही रेशो को अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग तरीके से। मेरे लिए शायद किसी कंपनी का करंट रेशो अच्छा होगा, आप बोलोगे कि नहीं यार थोड़ा और होना था यार, कम है यार, है ना। तो अलग अलग सभी का नजरिया होता है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट विजन टू इंटरप्रिटेट द थिंग्स। ओके, वही लिखा है कि डिफरेंट पीपल में इंटरप्रिटेट सेम रेशो, एक ही रेशो को अलग अलग तरीके में अलग अलग पीपल इंटरप्रिटेट करते हैं, विच अफेक्ट इट्स रिलायबिलिटी, जो इसकी रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद चीज नहीं बचती। फिर मैं कह रही हूँ कि अच्छा है, पर आप कह रहे हो कि नहीं थोड़ा कम है यार, तो अब किस पे भरोसा करें बताओ? अच्छा किस पे भरोसा करें? मैं कह रही हूँ कि नहीं अच्छा है, इनका करंट रेशो बढ़िया है, आप कह रहे हो नहीं मैम थोड़ा कम है यार, थोड़ा ज्यादा होना था, तो आप भरोसा किस पे करें? तो इससे क्या होता है, रिलायबिलिटी नहीं हो पाती है, भरोसेमंद चीजें नहीं हो पाती है, बिकॉज एवरीबडी हैव डिफरेंट विजन टू इंटरप्रिटेट द थिंग्स, राइट। तो बिल्कुल बढ़िया बात लिखी है भैया, इससे बढ़िया और क्या ही बात होगी, है ना। तो ये एक लिमिटेशन है आपका कि रेशो एनालिसिस में पर्सनल बाइस शामिल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, कारण क्या है? तो भैया यही तो कारण है इसका, यही तो कारण है क्यों अलग अलग, मतलब अगर हम देखें तो अलग अलग लोग यदि रेशो एनालाइज करते हैं तो उनका देखने का सबका सेम रेशो को देखने का सभी का अलग अलग नजरिया है, और इस वजह से यही कारण है कि उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है या अफेक्ट करती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो लिमिटेशन यहाँ दिया है बिल्कुल सही है, और इसका ये एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल परफेक्ट दिया है। तो कहाँ है ये? बी में है। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं
कैसे कैसे आएंगे, कुछ रेशो से रिलेटेड आ जाएंगे, कुछ उसके थ्योरी से आ जाएंगे, लिमिटेशन से, एडवांटेजेस से, यूजर्स से आ जाएंगे, ठीक है। और रेशो में आ सकते हैं, किसी भी रेशो का मीनिंग दे देंगे, ऑब्जेक्टिव दे देंगे और फॉर्मूला दे देंगे, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा दोनों में से सही कहाँ लिखा है। उसके बाद कहाँ से और आते हैं, आइडल रेशो जरूर याद रखिएगा, जैसे करंट रेशो का, लिक्विड रेशो का, डेट टू इक्विटी का, आइडल रेशो से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। कुछ रेशो ऐसे हैं जिनमें डिफरेंसेस आप जरूर याद रखिएगा, जैसे अभी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, किससे रिलेटेड था वो, मैंने शायद हटा दिया उसको, है ना, ओके। तो वो आपका ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये दोनों क्योंकि सिमिलर लगते हैं, तो जो सिमिलर वाले हैं उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वहां से डिफरेंस में एजर्शन रीजन आ सकता है। और कहाँ से आता है, प्रैक्टिकल तो इतना पॉसिबल, हाँ कई बार प्रैक्टिकल में भी आ सकता है कि मतलब कैलकुलेशन वाइज भी आ सकता है। फॉर्मूले जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आ सकता है आपका एजर्शन रीजन का क्वेश्चन। और सिमिलर रेशो को जरूर पढ़ना जो एक जैसे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी आ सकता है। तो ये 2-4 है जहां से आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर? तो इतनी आज की हमारी प्रैक्टिस हो गई। मुझे जरूर बताइए 10 में से 10 किसके सही हुए, जल्दी से बताओ। और पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए आपको, हर एक रेशो के पीछे का जो भी था, हर एक क्वेश्चन के, नॉट रेशो, हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा। कोशिश करी कि एग्जाम्पल से भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यदि समझ आ गया है बढ़िया से, तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। सभी को बोल रही हूँ जल्दी से लाइक शेयर करो। बाकी आज के सेशन को हम लोग यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। अगले सेशन में कुछ और हम बातें करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे साथ में मिलकर इसी चैनल पर और इसी प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट की डिटेल वीडियोस, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ज्यादा आसानी हो वीडियोस देखने में और कोर्सेज एक्सप्लोर करने में। इवन इफ यू वांट, मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसे आप डाउनलोड करके वहां से कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज वेबसाइट पर भी आप जाकर सर्च करोगे तो आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट ई बुक्स एंड ई नोट्स, तो उसका लिंक कहाँ दिया होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां जाकर आप चेक कर लीजिए और आप आराम से ई बुक्स ई नोट्स को अवेल करके लर्निंग कर सकते हो। एंड इफ यू आर यूजिंग अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर आप हमसे कनेक्ट होकर अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बना सकते हो। तो जरूर से हमें फॉलो करिएगा। फिलहाल आज के सेशन को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को हम साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।